Hi everyone, welcome to Sinsha Brandi, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 21st एपिसोड में आपका स्वागत है। ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इसके साथ साथ जो भी आपके अपकमिंग आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ या नेट का एग्जाम है, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम है, एएसआरबी एओ का एग्जाम है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, यूपीएससी, नाबार्ड, एफसीआई, तो उन सभी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका जीआई टैग से रिलेटेड है, राइट। अभी रिसेंटली कौन सा जो ऐसा जीआई प्रोडक्ट है, राइट, विच जीआई प्रोडक्ट रिसेंटली बीन्स द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड 2022। तो आपने भी सुना होगा न्यूज में कि जीआई अवार्ड, मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड 2022 का अभी रिसेंटली दिया गया है कौन से जीआई प्रोडक्ट को? रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया, हैदराबादी हलीम, दार्जिलिंग टी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपका सी, हैदराबादी हलीम, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, राइट, दे हैव रिसेंटली कन्फर्ड द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड। जो मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड है 2022 का, वो दिया गया है किसको? हैदराबादी हलीम को, राइट, एंड अदर जीआई प्रोडक्ट्स को। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो हैदराबादी हलीम है रिसीव द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड अंडर द फूड कैटेगरी एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी, राइट। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी है उसमें जो मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड दिया गया किसको? हैदराबादी हलीम को, राइट। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हैदराबादी हलीम है इसने बीट किया है किसको? रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया एंड रतलामी सेब को, राइट। तो इन चीजों के साथ ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी में इनके साथ इसका कंपटीशन था, तो ये जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं इनको भी इसने बीट किया है। तो इसलिए जो फूड और एग्रीकल्चर कैटेगरी में जो मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है हैदराबादी हलीम को, राइट। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू द डायरेक्टर ऑफ पिस्ता हाउस एंड प्रेसिडेंट ऑफ हैदराबादी हलीम मेकर्स एसोसिएशन एम.ए. मजीद को, राइट। तो जो आपकी हैदराबादी हलीम मेकर्स की जो एसोसिएशन है, जो उसके प्रेसिडेंट है एम.ए. मजीद, उनको अवार्ड प्रेजेंट किया गया, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी में तो हमने देख लिया कि हैदराबादी हलीम को मिला है आपका मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड 2022 का। ओके, अगर हम हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में बात करें तो किसको मिला है? तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आपका जो थंजावुर आर्ट प्लेट है, कहाँ से, जो तमिलनाडु को बिलोंग करती है, उसको मिला है मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड 2022 का हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मैसूर का संदल सोप है फ्रॉम द कर्नाटका से, उसको मिला है द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड किस कैटेगरी में? अंडर द मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में। ओके, एंड यूपी उत्तर प्रदेश चूना बलुआ पत्थर वन इन द नेचुरल कैटेगरी, और नेचुरल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का जो चूना बलुआ पत्थर है उसको मिला है नेचुरल कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड 2022 का, राइट। अगर हम हैदराबादी हलीम की बात करें जिसको कि फूड और एग्रीकल्चर कैटेगरी में जीआई टैग मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है 2022 का, तो जो हैदराबादी हलीम है एक तरह से हम कह सकते हैं मीट बेस्ड एरोमेटिक स्ट्यू लाइक डिश है मेड विद लेंटिल्स, व्हीट एंड स्पाइसेस, राइट। तो एक तरह से एक नॉन वेज डिश है, ओके, जो कि मेनली मुस्लिम्स में पॉपुलर है, मुस्लिम कम्युनिटी में काफी पॉपुलर है। तो इट इज कंज्यूम्ड मेनली ड्यूरिंग द रमजान, और ये जो है मेनली रमजान के टाइम में इसको मेनली कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान। हलीम आउटलेट्स आर सेट अप इन द हैदराबाद, ओके, और दीज आउटलेट्स मेनली सर्व मुस्लिम्स ब्रेकिंग देयर फास्ट इन द इवनिंग। तो जब वो शाम को अपना फास्ट ब्रेक करते हैं रमजान के मेन मंथ में, तो उस टाइम ये हैदराबादी हलीम जो वो सर्व की जाती है, राइट। और ये जो हैदराबादी हलीम है इसको जीआई टैग कब मिला था? 2010 में, 2010 में इसको जीआई टैग मिल गया था, ओके। और इसके साथ साथ ये जो हैदराबादी हलीम है, दिस इज द फर्स्ट नॉन वेजिटेरियन डिश है इंडिया में जिसको कि जीआई टैग मिला है, ओके। फर्स्ट नॉन वेजिटेरियन डिश इन इंडिया टू रिसीव द जीआई टैग हैदराबादी हलीम, ओके। और इस अभी रिसेंटली इसका जो जीआई टैग स्टेटस है वो रिन्यू किया गया इन द मंथ ऑफ मई 2022 में। नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रबी क्रॉप्स
फॉर मार्केटिंग सीजन 2023-2024। तो जो आपका 2023-24 का मार्केटिंग सीजन है रबी का, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम स्पॉट प्राइस इंक्रीज किया रबी क्रॉप्स का। ओके, तो जो द एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर, तो कौन सी क्रॉप के लिए हाईएस्ट इंक्रीज किया गया है एमएसपी में? जिसका राइट आंसर है आपका बी, लेंटिल में। राइट, अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर द रबी क्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग सीजन 2023-2024। 2023-24 के जो मार्केटिंग सीजन है उसमें रबी क्रॉप्स का जो एमएसपी प्राइस है वो इंक्रीज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। राइट, इसमें आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट इंक्रीज किया गया है एमएसपी में वो किस क्रॉप के लिए किया गया है? लेंटिल यानी कि मसूर की दाल के लिए। तो इसमें कितना इंक्रीज किया गया है? लगभग प्रीवियस ईयर के मुकाबले 500 रुपीज का पर क्विंटल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रेपसीड एंड मस्टर्ड में आप देख सकते हैं 400 रुपीज पर क्विंटल का इंक्रीज किया गया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। राइट, और सेफ्लार की बात करें तो उसमें 209 रुपीज पर क्विंटल का इंक्रीज किया गया है। और व्हीट, ग्रेम एंड बार्ले की बात करें तो 110, 100 रुपीज का इंक्रीज किया गया रिस्पेक्टिवली। राइट, पर क्विंटल की अगर हम बात करते हैं तो। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका 2022-23 का एमएसपी था तो वो था व्हीट का, आप देख सकते हैं 2015 था। राइट, 2015 था। बट आप 2023-24 की बात करें तो 2125 है, 2125 है। तो मतलब कितना इंक्रीज देखने को मिला है? एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात करें तो 110 का एब्सोल्यूट इंक्रीज मिला है। तो इस तरह आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है लेंटिल में 500 रुपीज का। ओके, जैसे कि आप 2022-23 की बात करें तो 5500 था, 5500 था आपका एमएसपी था। राइट, पर क्विंटल। बट अगर आप 2023-24 की बात करें तो वो हो गया अभी 6000 रुपीज पर क्विंटल हो गया है। ओके, लेंटिल के लिए। इट मीन्स कि 500 रुपीज पर क्विंटल का इंक्रीज देखने को मिला है। उस तरह आप देख सकते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड में 400 रुपीज का इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे कि 2022-23 की बात करें तो 5050 है, और आपका 23-24 की बात करें तो 5450 हो गया है, यानी कि 400 रुपीज का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन। अभी रिसेंटली एशिया का जो सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट है वो इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, कौन सी स्टेट में? अभी इसका राइट आंसर है आपका डी, पंजाब में। तो आप देख सकते हैं जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एशिया का जो सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो अभी इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? लहरागागा, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में। कब? 18 अक्टूबर 2022 को। राइट, तो जो आपका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जो कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है, तो दिस वाज इनॉग्रेटेड विद एन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ऑफ 220 करोड़ रुपीस बाय वर्वियो एजी, जो कि एक टॉप बायो एनर्जी कंपनी है जर्मनी में। ओके, वर्वियो एजी जो है एक बायो एनर्जी कंपनी है जर्मनी में, उनके द्वारा ये बिल्ड किया गया है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये स्प्रेड है अबाउट क्रॉस 220 एकर्स में। ओके, और जो फैक्ट्री है डेट इज करंटली प्रोड्यूसेस, अगर हम बात करें जो इस फैक्ट्री की, तो ये करंटली प्रोड्यूस करती है लगभग 6 टन ऑफ, अगर हम कह सकते हैं तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करती है एक दिन में। ओके, बट soon it will use 8 digester with a combined capacity of 10,000 cubic meters to process 300 ton of paddy straw each day। तो अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो लगभग 300 टन जो पैडी स्ट्रॉ है वो हर दिन उसको प्रोसेस किया जा सकेगा कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए। राइट, तो हम कह सकते हैं कि जो ये सीबीजी प्लांट का स्टेप है, जो ये आप कर सकते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने का, तो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड अचीविंग द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। ओके, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा इन 2018 में। राइट, जिसका जो मेन एम है टू create an ecosystem for the production of compressed biogas from the berries based or the biomass sources in the India। Next है आपका which organization has proposed dedicated satellites for supporting the country's agriculture sector as भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। अभी रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम जो है वो प्रपोज किया है गवर्नमेंट के आगे? तो आईसीआर, इसरो, नासा, डीआरडीओ। इसका राइट आंसर है आपका बी, इसरो ने। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उन्होंने प्रपोज किया है डेडिकेटेड सैटेलाइट्स फॉर सपोर्टिंग द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर।
ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम है जो कि इसरो ने प्रपोज किया है अभी, भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम, तो इसके अंडर आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम 2 सैटेलाइट्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। मींस मिनिमम 2 सैटेलाइट्स आर स्टिपुलेटेड टू गारंटी एडिक्वेट कवरेज ऑफ द एंटायर एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश का जो पूरा एग्रीकल्चर एरिया है उसको कवर करने के लिए मिनिमम हमें 2 सैटेलाइट चाहिए होंगे, राइट। जो जो भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम है इसके अंदर 2 सैटेलाइट जो है वो स्टिपुलेट किए जाएंगे जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है कंट्री को उसको कवर करने के लिए सैटेलाइट प्रोग्राम के अंडर, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दे विल एड ए गैमेट ऑफ द फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्रॉप फोरकास्टिंग हो गया, जैसे कि पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, इरिगेशन, सॉइल डाटा है, राइट, जो आपका सॉइल डेटा है, एंड जनरेशन ऑफ क्रिटिकल डेटा रिलेटेड टू ड्राउट। तो ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो इजिली मिल जाएगी, राइट। तो इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर होगी जो ये आपका भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं दे विल बी ऑन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉट बाय द इसरो, राइट। इसरो ने प्रपोज किया है बट सैटेलाइट ऑन कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है, ओके। इसरो विल प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट, इसरो जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इसको, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल है दैट विल बी क्रिएटेड फॉर एड्रेसिंग द करंट डेफिशिएंसीज इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज एंड डेटा यूटिलाइजेशन। तो इसके साथ साथ एक अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल भी क्रिएट की जाएगी। नेक्स्ट इज इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व विल बी, अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया गया कि जो भारत का 33वां यानी कि 33rd एलिफेंट रिजर्व जो है वो कौन सा होगा, तो डेट विल बी योर तराई एलिफेंट रिजर्व, राइट आंसर इज डी। इसमें आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन 23 अक्टूबर 2022 को, अभी रिसेंटली 23 अक्टूबर 2022 को ही जो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है टू द तराई एलिफेंट रिजर्व को, जो कि कवर करेगा लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इंक्लूडिंग दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पिलभिट टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द लखीमपुर एंड पिलभित डिस्ट्रिक्ट में यूपी के, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो 33rd एलिफेंट रिजर्व होगा वो होगा आपका तराई एलिफेंट रिजर्व, जो कि कहाँ पे होगा, एट दुधवा पिलभित इन उत्तर प्रदेश में। तो ये जो आपका तराई एलिफेंट रिजर्व है ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा, राइट। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट किया जाता है एलिफेंट्स को, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी स्कीम थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट। तो जो कब लॉन्च की गई थी, फरवरी 1992 में लॉन्च की गई थी, राइट। एलिफेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, ओके, एंड इन द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ओके। जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने 2010 में डिक्लेयर कर दिया था एलिफेंट को एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द कंट्री ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। तो जो आपका 33rd एलिफेंट रिजर्व है वो आपका कहाँ बनेगा, यूपी में, राइट। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली द सेंटर हैज ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ द वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड डैश फीयरिंग द रिस्क टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। अभी आप देखते हैं ये पिछले कल का ही न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है एक आपका वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड है। तो वो कौन सा हर्बिसाइड है, इसका राइट आंसर आपका बी ग्लाइफोसेट। तो आप देख सकते हैं सेंटर हैज ऑफिशियली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है यूज ऑफ वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का, फियरिंग रिस्क टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, क्योंकि इससे ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को रिस्क है। तो इस चीज को देखते हुए आप देख कह सकते हैं कि जो ग्लाइफोसेट का यूज है उसको बैन कर दिया गया है इंडिया में। भी रिसेंटली आपकी कल की ही न्यूज है ये, कह सकते हैं कि पिछले कल की ही न्यूज है, राइट। सो फ्रॉम नाउ द ग्लाइफोसेट विल बी अप्लाइड ओनली थ्रू द पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स। तो जो आपके पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं उन्हीं के द्वारा ही अब ग्लाइफोसेट का यूज किया जा सकेगा, ठीक है। जो अगर हम बात करें पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स की तो उनको लाइसेंस दिया गया होता है कि वो डेडली केमिकल्स को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग पेस्ट सच एज रोडेंट्स को ट्रीट करने के लिए, राइट। एक फॉर्मल गजेट नोटिफिकेशन ऑन द रिस्ट्रिक्शन वाज इशूड लास्ट नाइट more than 2 years after a draft on the same was circulated for the comments and views। तो ये बहुत सारी ऐसी स्टेट्स में भी है जिनमें भी ग्लाइफोसेट ऑलरेडी बैन हो चुका है, जैसे कि तमिलनाडु है, पंजाब है, केरला है, राइट। तो ग्लाइफोसेट की अगर हम बात करें तो एक टी प्लांटेशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में,
ठीक है, जहाँ पे ये मेनली विच इज अप्लाइड टू कंट्रोल हर्बिसाइड एंड केमिकल इज आल्सो यूज्ड ऑन द नॉन क्रॉप एरियाज टू कंट्रोल अनवांटेड ग्रोथ। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो अनवांटेड ग्रोथ्स होती हैं नॉन क्रॉप, जहाँ पे कोई क्रॉप नहीं होती है, जैसे घास है, बाइल कुछ भी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं फेलो लैंड में भी इसका यूज किया जाता है, रेलवे साइडिंग्स में, फार्म बॉर्डर्स में, पार्क्स में, इंडस्ट्रियल मिलिट्री प्रीमाइसेस में, एयरपोर्ट्स में, पावर स्टेशन में भी इसका यूज किया जाता है, राइट। बट जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा कि जो ट्रेसेस ऑफ ग्लाइफोसेट है दे हैव बीन फाउंड इन द क्रॉप्स सच एज चना वेयर द फार्मर यूज इट टू डेसिकेट द प्रोड्यूस। ओके, तो इसलिए अब ये भी ऑर्डर दिया गया कि जो ऑर्डर दिया गया इसकी रिस्ट्रिक्शन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग इफ एनी कंपनी फेल्स टू रिटर्न द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 months appropriate action will be taken under the Insecticide Act of 1968। ओके, तो जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2015 में, और कहा था उसमें कि जो ग्लाइफोसेट है दैट इज प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। नेक्स्ट इज for the year 2022-2023 an export target of dash has been fixed for the agricultural and processed food product basket। तो आपका 2022-23 का जो ईयर है उसके लिए कितना एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 23.56 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट, DGCINS, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने रिलीज किया डेटा ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल। जो आपका 2022-23 का जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है, राइट, 2022-23 का अप्रैल टू जुलाई का, उसके लिए उन्होंने इंडिया का जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेटा जो है वो रिलीज किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम बात करें जो आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, राइट। तो इसमें ये डेटा जो रिलीज किया गया इसमें कहा गया कि जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट दैट रोज बाय कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 30% टू USD 9.6 बिलियन यूएस डॉलर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ओके, तो जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का फर्स्ट 4 month है, उसमें जो भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो 30% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ पिछले साल की अगर हम बात करें तो, राइट, उसके मुकाबले। अगर हम बात करें तो इसके लिए टारगेट कितना रखा गया, एक्सपोर्ट टारगेट कितना रखा गया 2022-23 के लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का, तो वो है आपका 23.56 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट रखा गया है। और एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल रजिस्टर्ड है 4% ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड। और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल के एक्सपोर्ट में कितनी परसेंट ग्रोथ देखने को मिली है आपको? 4% की, राइट। बासमती राइस की बात करें तो उसमें 29.13% का ग्रोथ देखने को मिला है। नॉन बासमती राइस की बात करें तो उसमें 9.24% का है, राइट। और एक्सपोर्ट और डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें 61.9% का ग्रोथ देखने को मिला है, राइट। नाउ अगर हम लास्ट हमारी स्लाइड्स है, ओके, तो आज का जो हमारा जीके टुडे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, गुजराती न्यू ईयर और बेस्तु वर्ष। ओके, जो आपका गुजराती न्यू ईयर है जिसको हम बेस्तु वर्ष भी कहते हैं, डेट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 26 अक्टूबर 2022 को। तो 26 अक्टूबर यानी कि अभी पिछले ही कल 26 अक्टूबर 2022 को जो गुजरात का न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बेस्तु वर्ष कहते हैं, राइट। इन गुजरात द न्यू ईयर विच इज पॉपुलरली नोन एज बेस्तु वर्ष इज सेलिब्रेटेड एज पार्ट ऑफ द 5-day दिवाली सेलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी रिसेंटली 2 बीचेस इन लक्षद्वीप उनको मिला है इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग टैग मिला है, राइट। अभी लक्षद्वीप में 2 बीचेस हैं जिनको की ब्लू फ्लैग टैग मिला है, राइट। कौन कौन से बीचेस हैं? मिनीकॉय, धुंधी बीच एंड कदमत बीच इन लक्षद्वीप, उनको रिसेंटली दे हैव कवर्ड इनटू द ब्लू बीचेस में, ठीक। और विद दिस न्यू एंट्रेंट्स, और ये दो बीच ऐड किए गए हैं ब्लू फ्लैग टैग कैटेगरी में, इंडिया में करंटली अभी हम कह सकते हैं इंडिया करंटली हैज 12 बीचेस विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो भारत में अब टोटल कितने हो गए? 12 बीचेस हो गए विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके ओके, नेक्स्ट इज ऋषि सुनक। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि जो ऋषि सुनक हैं, ही बिकेम द यूनाइटेड किंगडम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज द टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज
जो एक टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में ऑर्गेनाइज की गई, जॉइंटली कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडियन मिलिट्रीज इन कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ओके, तो टाइगर ट्रायम्फ जो है यूएस और इंडियन मिलिट्री के बीच की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ पे अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनशान ब्रेंडी। जय हिंद।